आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यूज से रिलेटेड है। और चैप्टर 6 के एमसीक्यूज में भी मैं जिस चीज की बात करूंगा ये है मेरे पास ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ के एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यू में आपसे कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिटरमाइन द मास ऑफ अर्थ। तो याद होगा बेटा, मास ऑफ अर्थ निकालने के लिए आपने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया था डेरिवेशन करने में, फॉर्मूला ये था F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो चीज कहलाती है कहलाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो करेक्ट आंसर मेरे ख्याल में इतना मुश्किल कोई एमसीक्यू नहीं था। पहले एमसीक्यू फर्स्ट एमसीक्यू का जवाब ही मेरे पास ऑप्शन नंबर डी है, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगला एमसीक्यू पढ़िएगा, एमसीक्यू नंबर 2। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे क्या कहा, तमाम लोग एमसीक्यू नंबर 2 पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कहा था द ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डैश। अब आप देखो, ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है आपने पढ़ा होगा भाई, मेरे पास अगर दो बॉडीज हैं, एक फर्स्ट बॉडी बनाई एक सेकंड बॉडी बनाई, एक के मास को आप बोलते हो m1, एक के मास को आप बोलते हो m2। हर बॉडी इस यूनिवर्स मतलब हर बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। यानी हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तमाम लोगों ने बात पढ़ी, यस सर, एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। अच्छा, दोनों फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। ये दोनों जो फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस कौन सी फोर्सेस कहलाती हैं, इसके बारे में अगर आप आपसे बात की जाए कि भाई ये दोनों कौन सी फोर्सेस हैं, अब अगर आप इन फोर्स की बेटा बात करोगे तो ये एक फोर्स अगर कहलाएगी ना, दोनों, क्योंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है। मतलब अगर एक राइट साइड के ऊपर नजर आ रही है तो दूसरी नजर आ रही है लेफ्ट साइड पे। यानी अगर एक एक्शन नजर आएगी, यानी एक फोर्स नजर आएगी एक्शन, तो दूसरा उसका कहलाएगा बेटा रिएक्शन। और दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। यानी दोनों फोर्स, दोनों बॉडी सेम फोर्स अप्लाई करती हैं, जिसको आप क्या बोलते हो, एफ से लिखते हो। और ये फोर्स बेटा दोनों बॉडी से दूसरे को अट्रैक्ट करते हो, तो मैं अट्रैक्ट के बारे में भी लिख देता हूँ कि दूसरे को अट्रैक्ट करती है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स। अब करेक्ट जो आंसर नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी एक्शन और रिएक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती। अच्छा, इंपल्सिव फोर्स क्या है? इंपल्सिव फोर्स होती है कि लार्ज फोर्स अप्लाई हो स्मॉल टाइम में। लार्ज फोर्स अप्लाई करो स्मॉल टाइम में, यानी कोई एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में क्या होता है, कोई कार बहुत तेजी से जा रही है, बहुत कम टाइम के अंदर वो, मतलब कार बहुत तेजी से जा रही है, जिस वक्त वो किसी चीज से टकराती है, किसी दीवार से टकरा रही है, किसी से टकरा रही है, तो बहुत ज्यादा उस पर फोर्स लगती है और टाइम ड्यूरेशन कम होता है। तो ऐसी फोर्स जिसमें लार्ज फोर्स अप्लाई करो स्मॉल टाइम में, तो वो कहलाती है इंपल्सिव फोर्स। इसका मतलब ये है कि सर ग्रेविटेशनल लॉ में जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, इंपल्सिव फोर्स नहीं है, बल्कि वो जो फोर्स है मेरे पास कौन सी है, एक्शन और रिएक्शन फोर्स है। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद एमसीक्यू नंबर 3 पढ़ेंगे। एमसीक्यू नंबर 3 देखिए क्या कहा उसने। एमसीक्यू नंबर 3 में उसने कहा द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाज डिटरमाइंड बाय डैश। तो ये तो बेटा अच्छी तरीके से याद होगा, मैंने आपको खुद पढ़ाया है। कैपिटल जी की पहले वैल्यू बताओ, वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर वैल्यू होती है 6.67 एक्सपोनेंशियल -11। आगे यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये वैल्यू जिस साइंटिस्ट ने बताई थी उसका नाम है कैवेंडिश। इसीलिए याद है बेटा, मैंने आपको बताया भी था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को एक और नाम से पढ़ते हो, इसको आप बोलते हो कौन सा कांस्टेंट, कैवेंडिश कांस्टेंट। इसीलिए इस कैपिटल जी को कैवेंडिश कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो एमसीक्यू नंबर 3 भी बड़ा आसान सा सवाल था। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4 देखिए। एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे कहा इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मास पार्टिकल इज हाफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डैश। पहले तो मैं फोर्स का फॉर्मूला आपको बताऊं। फोर्स का फॉर्मूला ये रहा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला। उसने कहा आपसे डिस्टेंस को आपने हाफ कर दिया, यानी इफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है आर, आपने आर को हाफ कर, यानी जहां आर नजर आ रहा है वहां पे आप पुट करोगे 1/2 आर। अब कुछ भी नहीं करना, अब यहाँ से मैथ्स है, फिजिक्स खत्म हो गई, यहाँ पे मैथ्स अप्लाई कर रहे हो, मैथ्स जरा अप्लाई करते हो, चेक करते हैं आंसर क्या आएगा। देखो जहाँ पे आर नजर आ रहा है वहां पे रखोगे 1/2 आर, हो जाएगा जी m1 m2। जहाँ पे आर है वहां पे रखोगे 1/2 आर, और इसका आप स्क्वायर कर दोगे बेटा।
भाई यही कहा ना, डिस्टेंस को हाफ कर दो, और हाफ का मतलब तो पता है ना, हाफ का मतलब होता है 1/2। अब बेटा इसका स्क्वायर ओपन करवाओ ना मुझे, 1/2 का स्क्वायर करोगे और r का स्क्वायर करोगे, क्या बनेगा जरा लिख के दिखा दीजिए। तो आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा g m1 m2, नीचे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और साथ में आ जाएगा आर स्क्वायर। आप बोलेंगे यस सर, भाई 1/2 का स्क्वायर यही होता है ना, अगर मैं आपसे पूछूं भाई 1/2 का स्क्वायर क्या है, तो आप बोलेंगे 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4। अब नीचे वाला जो 4 नजर आ रहा है, ये 4 नीचे से यहाँ ऊपर चला जाएगा, ये 4 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा बेटा इस तरीके से 4, और आगे लिखा हुआ है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये पूरा जो नजर आ रहा है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये बराबर होता है फोर्स के, यानी जो फोर्स है वो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी मेरे पास 4 टाइम्स। और 4 टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जिस नंबर का इजाफा हुआ है वो नंबर मेरे पास क्या है 4 टाइम्स है। तो आप गलती नहीं करना कि अगर आप 1/4 नंबर आ रहा है तो आप 1/4 लिख दो, नहीं, वो 1/4 जो है ना, इसको रेसिप्रोकल करके आपने 4 बनाया है, तो ये इसका करेक्ट जवाब है। इसी एमसीक्यू को देख के इसी तरह का बिल्कुल सेम एमसीक्यू नजर आ रहा है, एमसीक्यू नंबर 5। कोशिश करो आप लोग सॉल्व करने की, और फिर आंसर देखो इसका क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आंसर आपका मैच होगा ही नहीं होगा, तब हम लोग कोशिश कीजिए। एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे क्या कहा, एमसीक्यू नंबर 5 पढ़ते हैं और देखते हैं इसका जवाब क्या होना चाहिए। एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे कहा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज डबल, यानी डिस्टेंस को डबल कर दिया, यानी जहां आर नजर आ रहा है वहां पे आप रख दोगे 2r, और उसने कहा देयर मासेस आर आल्सो डबल, मासेस को भी आपने डबल कर दिया, यानी जहां m1 है वहां पे आप रखोगे 2m1। भाई मासेस को डबल करने का मतलब यही होता है ना, जहां m1 है वहां 2m1 रख दोगे, जहां m2 है वहां पे 2m2 रख दोगे, और जहां r है वहां पे क्या रख दोगे, वहां पे रख दोगे 2r। अब इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं बेटा, फॉर्मूला है ना मेरे पास, F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तब हम लोग बेटा इसमें वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करके चेक करते हैं आंसर क्या आना चाहिए। ये देखो 2m1 की जगह हो जाएगा 2m1, m2 की जगह हो जाएगा 2m2, और नीचे हो जाएगा मेरे पास कौन, 2r का होल स्क्वायर। अच्छा जी सर ये हो गया। अब आप, अच्छा मैंने मिस्टेक कर दी, जी आएगा, सॉरी, ये हो जाएगा जी। अब इसको मजीद आके सॉल्व करते हैं। बेटा आप गौर से देखो, ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे, नंबर को ऊपर ऊपर वाले 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4, जबकि बराबर में बच जाएगा g m1 m2, और नीचे 2r का स्क्वायर अगर आप ओपन करोगे, तो बेटा ये तो कॉमन सेंस की बात है, 2r का स्क्वायर अगर आप करोगे तो नीचे क्या आएगा, आप बोलेंगे सर अगर 2r का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 4r स्क्वायर। जैसे ही मैंने ऐसे लिखा तो आप बोलेंगे सर ये 4 से ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा मेरे पास, सर मेरे पास बचा g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। किसी नंबर का इजाफा हुआ, कोई नंबर बचा क्या मेरे पास, आप बोलेंगे सर कोई नंबर नहीं बचा, इसका मतलब जो फोर्स है वो फोर्स रिमेन अनचेंज, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फोर्स चेंज नहीं होगी। आप में से कुछ लोग के जवाब बता रहे थे 4 टाइम्स, क्या आप मुझे बोलना चाह रहे थे सर 4 टाइम्स होगा, तो 4 टाइम्स नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर भी 4 आ रहा है नीचे भी 4 आ रहा है, दोनों 4 से 4 क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो करेक्ट आंसर बचेगा रिमेन अनचेंज, यानी कोई फोर्स में चेंज नहीं होगा, यानी सबको अगर डबल करोगे। अगर मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यू पूछूं ना, सबको ट्रिपल कर दो, यानी m1 को कर दो आप 3m1, m2 को कर दो 3m2, और r को कर दो 3r, जब भी फोर्स सेम रहेगी, यानी अगर सबके साथ सेम काम करोगे तो फोर्सेस आपकी सेम रहेंगी हमेशा। एमसीक्यू नंबर 5 के बाद 6 पढ़िएगा, एमसीक्यू नंबर 6 क्या था, क्या मैं सॉल्व करना सिखाऊं आपको जल्दी से। ओके, सवाल में आपसे कहा रॉकेट ट्रेवल्स फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द सन, एट व्हाट डिस्टेंस अर्थ एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। आपसे बोला है फोर्स की वैल्यू जीरो, फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बेटा फोर्स और डिस्टेंस की वो बात कर रहा है आपसे, क्वेश्चन दो ही चीजों की आपसे बात करी, ये रही,
एक फोर्स की बात करी और एक डिस्टेंस की बात करी, यानी फोर्स और डिस्टेंस का आपस में रिलेशन इनवर्स है। तो अब आप देखो बेटा, उसने कहा कि फोर्स जीरो चाहिए। मैं आपको हिंट देता हूँ, किसी भी चीज को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर जीरो होता है। ये मैथ्स में आप पढ़ कर आए हो कि 1/इन्फिनिटी जब भी आप करोगे तो उसका आंसर हमेशा जीरो होगा। ये देखो दोबारा, 1 को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या होगा? जीरो। यानी डिवाइड में बेटा अगर मेरे पास ये इन्फिनिटी होगा तो जो फोर्स का आंसर है वो फोर्स का आंसर क्या होगा? जीरो। उसने यही तो कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कब जीरो होगी। यही उसने सवाल में फरमाइश करी है आपसे कि मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कब जीरो होगी। तो फोर्स जब ही जीरो होगी जब डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, और डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा तो करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7 पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 7 तो आसान सा एमसीक्यू लग रहा है मुझे। एमसीक्यू नंबर 7 देखिए तमाम लोग। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। पहली स्टेटमेंट पढ़ो, ये भी सही है। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स एग्री एवरी अदर बॉडी। फिर आगे बोल रहा है कि फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ मास से। यही पढ़ा है ना मैंने आपको, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 एंड फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। यानी फोर्स का इनवर्स रिलेशन होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से। यानी की सारी बातें सही, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा बेटा ऑल ऑफ दीज। यानी ए बी सी तीनों ही सही है, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दीज। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8 पढ़िए। एमसीक्यू नंबर 8 जल्दी से। अच्छा, सवाल में वो अब आपसे क्या कहना चाह रहा है, सवाल को देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसने कहा इफ द अर्थ वर 3 टाइम्स फार्दर फ्रॉम द सन, यानी पहले सन यहाँ पे इस जगह पे मौजूद, ये सन आपके पास, ये आपकी अर्थ है। आप अपनी अर्थ को मूव करा के 3 टाइम्स, पहले इसका डिस्टेंस कुछ और था, आप इसको मूव करा के आगे की तरफ लेकर आ गए। आप इसको आगे लेकर आ गए, यहाँ आ गई आपकी अर्थ। आपने डिस्टेंस को बढ़ा दिया। पहले अगर इनके दरम्यान का डिस्टेंस आर है, अब जो नया डिस्टेंस है वो आपको बता रहा है। उसने कहा कि भाई अब आपने उसको 3 टाइम्स कर दिया फार्दर फ्रॉम द सन, यानी आपने इस अर्थ को दूर कर दिया, आप दूर लेके चले गए, और अब जो डिस्टेंस हो गया वो 3 टाइम्स हो गया। 3 टाइम्स का मतलब 3 आर। यानी अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाऊं इस तरीके से, ये डिस्टेंस, अब ये जो डिस्टेंस है बेटा ये आर नहीं रहा, बल्कि ये कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया मेरे पास 3 आर। अब इस बात को एक्सप्लेन भी करते हैं, इसको सॉल्व भी करके सिखाऊं। यानी अब जहां आर नजर आ रहा है बेटा, आप वहां पे सिर्फ क्या काम करोगे, वहां पे रख दोगे 3 आर। आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। आंसर देखते हैं क्या आएगा। ये देखो, फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जहां r नजर आ रहा है वहां पे आप रख दोगे 3r। बेटा 3r का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 9 आएगा, 9r स्क्वायर। नीचे वाले 9 को अगर आप अलग कर लोगे इस तरीके से 1/9, तो आगे क्या बच जाएगा, G m1 m2, और नीचे बच जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा बराबर है फोर्स के, तो फोर्स मुझे बताओ 9 टाइम्स हो गई या 1/9 हो गई। तो आप बोलेंगे सर 9 ऊपर नहीं आ रहा, 9 नीचे आ रहा है, और 9 के नीचे आने का मतलब ये आंसर हो जाएगा बेटा 19। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 19 टाइम्स। एमसीक्यू नंबर 8 के बाद बेटा एमसीक्यू नंबर 9 पढ़ो। एमसीक्यू नंबर 9 में आपसे क्या कहा जा रहा है, as compared to density of surface of as compared to density of surface layer, the density of interior earth is dash। सवाल पढ़ के सोचिए इसका जवाब क्या हो सकता है। एमसीक्यू नंबर 9 में आपसे कहा हुआ है एज कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ द सरफेस लेयर। अच्छा, डेंसिटी ऑफ अर्थ जो है बेटा,
आमतौर पे जो अज्यूम किया जाता है, जो हमने डेरिवेशन वगैरह भी की है, अज्यूम यही किया गया कि जो डेंसिटी आपके पास टॉप पर होगी, यानी जो डेंसिटी यहाँ सरफेस पर होगी वही अर्थ के अंदर भी होगी, यानी डेंसिटी सेम रहेगी। जैसे पानी को बॉईल करो, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है आमतौर पे, चाहे आप अपने घर पे करो या मैं अपने घर पे करूँ, वाटर बॉईल होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी ये क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसी तरीके से डेंसिटी भी है। डेंसिटी भी बेटा आपके पास यहाँ पे, चाहे आप सरफेस की लो डेंसिटी, चाहे आप इंटीरियर ऑफ अर्थ की लो, डेंसिटी जो है वो सेम रहेगी, यानी इक्वल रहेगी। यानी जो डेंसिटी सरफेस लेयर पर है वही इंटीरियर अर्थ पर भी होगी, यानी डेंसिटी इक्वल होगी, यानी सेम रहेगी। एमसीक्यू नंबर 9 के बाद एमसीक्यू नंबर 10 नजर आ रहा है। ये तो वैल्यूज याद करने वाली है कि मास ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या होती है। तो ये तो याद होगी शायद आपको, 5.98 एक्सपोनेंशियल 24, जिसको मैं राउंड ऑफ कर कैसे लिखता हूँ, 6 एक्सपोनेंशियल 24 kg। तो 6 नहीं है, 5.98 है। तो ये तो याद करने वाला एमसीक्यू है। एमसीक्यू नंबर 10 का आंसर ए है। जबकि एमसीक्यू नंबर 11 नजर आ रहा है, तो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी आपको याद होगी, 6.4 एक्सपोनेंशियल 6 मीटर होती है रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू। जबकि 12 एमसीक्यू में दिया हुआ बेटा आपको मास ऑफ सन। तो मास ऑफ सन की वैल्यू क्या है? तो बेटा मास ऑफ सन की वैल्यू होती है 1.99 एक्सपोनेंशियल 30 केजी। ये मैट्रिक क्लास की बुक में भी दी हुई थी, एमसीक्यू कभी कभी आ जाता था। तो तीनों के आंसर ही मेरे पास ऑप्शन नंबर ए थे। एमसीक्यू नंबर 10 का भी ए, 11 का भी ए और 12 का भी ए। एमसीक्यू नंबर 13 और 12 सॉल्व करेंगे। 13 और 12 सॉल्व करने, सॉरी 13 और 14 सॉल्व करेंगे। पहले मैं 14 सॉल्व करता हूँ। 14 यानी जी की डायमेंशन। तो जी की डायमेंशन आप तमाम लोगों ने निकाली भी होगी, लेकिन शायद याद ना हो, तो मैं सॉल्व करके जल्दी से दोबारा से बता देता हूँ कि डायमेंशन कैसे निकालते थे। डायमेंशन तो बेटा अब आपको याद होनी चाहिए, कैपिटल जी की डायमेंशन चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सबकी डायमेंशन अगर आप रखोगे, फोर्स की डायमेंशन होती थी MLT-2। कैपिटल जी लिखा हुआ है, M1 की जगह पे आ जाएगा कैपिटल M, M2 की जगह पे आ जाएगा कैपिटल M, नीचे R है तो ये हो जाएगा R से L स्क्वायर हो जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। यस सर, M से M क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर उधर ले जाइए, L स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, M यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो क्या बनेगा, चेक कर लेते हैं बेटा। ये हो जाएगा LT-2 मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा M इज इक्वल टू जी। ये नीचे से M ऊपर आएगा, तो ये M ऊपर आएगा तो बन जाएगा M इनवर्स। बेटा L को L स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करोगे, L को L स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा L क्यूब, M इनवर्स L क्यूब। जबकि लास्ट में लिखा हुआ है T-2। जिन लोगों ने डायमेंशन पढ़ी हुई उनको तो डायमेंशन समझ में आ गई, और हो सकता है आप लोगों को डायमेंशन याद भी हो, क्योंकि इतनी दफा ये निकलवाई आप लोगों को टेस्ट वगैरह आप लोगों को लिए, तो डायमेंशन याद होगी। आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आ गया, ओ सॉरी डायमेंशन आ गई, M इनवर्स L क्यूब T-2। यानी करेक्ट आंसर मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, M इनवर्स L क्यूब T-2। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जबकि ऊपर वाला जो एमसीक्यू नजर आ रहा है, एमसीक्यू नंबर 13, अब इसको सॉल्व करना सीखना है जरा, ये कैसे सॉल्व होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। दो चीजों की डायमेंशंस को डिवाइड करना है आपको। मैं डिवाइड करना सिखाऊंगा आपको। ये देखो, एक जगह लिखा हुआ है कैपिटल जी, एक जगह लिखा हुआ है स्मॉल जी। दोनों की डायमेंशन देखिए जरा, दोनों की डायमेंशन है क्या। आपने कैपिटल जी की डायमेंशन तो अभी निकाली, कैपिटल जी की डायमेंशन क्या नजर आ रही है? कैपिटल जी की डायमेंशन में नजर आ रहा है, ये देखो M इनवर्स L क्यूब T-2। जबकि ग्रेविटी की डायमेंशन आपको याद हो, शायद इसकी डायमेंशन होती थी LT-2। नहीं याद तो चैप्टर नंबर 1 अपना रजिस्टर निकाल के देखना बेटा, ग्रेविटी स्मॉल जी की डायमेंशन लिखी हुई है LT-2। अब इसको आप सॉल्व कर लो। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए। ये देखो, L से ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर बच जाएगा, जबकि -2 से ये -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा मेरे पास? आप बोलेंगे सर बचा क्या मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, कैपिटल जी अपॉन स्मॉल जी, बचा मेरे पास M बचा इनवर्स, ये रहा M इनवर्स। L के साथ बच गया स्क्वायर, जबकि T के साथ कुछ नहीं बचा, तो T की पावर 0 हो जाएगी। और T की पावर 0 होने का मतलब करेक्ट आंसर जो मुझे नजर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर डी नजर आ रहा है। अच्छा, आप परेशान हो रहे हैं कि सर ये कैपिटल जी और स्मॉल जी अलग अलग लिखा हुआ है। तो कैपिटल जी स्मॉल जी दोनों का रेशियो निकालने को कहा गया, ये रेशियो आपने निकाला है। ये जो एमसीक्यू था, इस एमसीक्यू में आपको रेशियो निकालने को कहा गया।
तो एमसीक्यू है तो बेटा आसान आसान से, ये एक दफा आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे, सिर्फ प्रैक्टिस की आपको जरूरत है, एमसीक्यू इतने मुश्किल नहीं है ये। एमसीक्यू नंबर 14 के बाद 15 एमसीक्यू देखिए बेटा। 15 एमसीक्यू में क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला देखो, बार बार मैं फॉर्मूला पढ़ा रहा हूँ, F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा मुझे बताओ फोर्स का कौन सा रिलेशन सही है। फर्स्ट वाला सही लिखा हुआ है या सेकंड वाला सही लिखा हुआ है। तो आप यकीनन बेटा मुझे जवाब दोगे, आपके पास जो जवाब होगा लाजमी तौर पे सर पहला वाला सही है, यानी पहला वाला इसका करेक्ट जवाब है, जबकि दूसरा वाला गलत है, यानी ये इसके प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है लेकिन सम पे डिपेंड नहीं कर रहा। भाई ये ना मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, सम पे डिपेंड नहीं कर रहा। उसने भी तो यही कहा कि इसमें से किस पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो आप बोलेंगे सर सम पे डिपेंड नहीं करता, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सम ऑफ देयर मासेस, यानी सम पे डिपेंड नहीं करेगा। प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा, सेपरेशन पे करेगा, लेकिन सम पे डिपेंड नहीं करेगा। एमसीक्यू नंबर 16 पढ़ो बेटा। 16 एमसीक्यू भी आसान है, यह भी आपको बताया था। Ocean tides are caused by the gravitational force exerting Earth by both the sun and the moon। आपकी जो लहरें बन रही होती हैं, जो टाइड्स होती हैं, टाइड्स का मतलब लहरें, समंदरी लहरें जो होती हैं बेटा, ये सन और मून दोनों की वजह से बनती है। मैं इसकी एग्जांपल भी आपको दूं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, समंदर को ऑब्जर्व भी किया होगा, जब आप समंदर के किनारे जाते हो तो सुबह सुबह जब समंदर पहुंचते हो तो आपका समंदर बहुत पीछे की तरफ होता है। जैसे जैसे शाम होना शुरू हो जाती है, शाम होती है, जैसे चांद का वक्त करीब आ रहा होता है, तो आपकी लहरें आगे की तरफ हो जाती हैं, समंदर आपकी तरफ आ जाता है, बहुत गहरा होने लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर चांद जो लहरें हैं वो चांद पे भी डिपेंड करिए, चांद आ रहा है या चांद जा रहा है, मतलब चांद नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, यानी टाइड्स मून पे भी डिपेंड करिए। जबकि दूसरा है सन, जो आपके महीने होते हैं वो सन की वजह से होती है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। आपने अक्सर सुना होगा जून जुलाई में समंदर पे जाने पे पाबंदी होती है, क्योंकि उस वक्त लहरें बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती हैं, तेज हो जाती हैं, और सर्दियों में लहरें बहुत ज्यादा पीछे की तरफ होती हैं। यानी आपकी टाइड जो है वो सन पे भी डिपेंड कर रही है, और आपकी टाइड यानी लहरें जो है वो मून पे भी डिपेंड कर रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी बोथ द सन एंड द मून। सेकंड लास्ट एमसीक्यू है मेरे पास, सेकंड लास्ट एमसीक्यू पढ़ते हैं जल्दी से ताकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो। एमसीक्यू में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिक फोर्सेस इन द नेचर इज वीकेस्ट, सबसे वीक फोर्स इनमें से कौन सी है। तो इनमें से वीकेस्ट फोर्स बेटा हमेशा याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स है। आपको बताया भी था कि अगर दो शख्स खड़े हैं, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को खींच नहीं पाते। दो शख्स हैं, दोनों फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन खींच नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि ये फोर्स जो है आपकी बहुत ज्यादा वीक होती है, यानी वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट एमसीक्यू है मेरे पास, एमसीक्यू नंबर 18, जल्दी से इसको देख लो बेटा। कि सन जो एग्जिट करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्लैनेट्स के ऊपर, ताकि वो अपने ऑर्बिट्स में रह सकें। अगर सन एग्जिट ना करे, ये देखा है ना आपने, सन सेंटर में होता है, प्लैनेट्स इसके अराउंड जो है वो रोटेट कर रहे होते हैं ताकि ये अपने ऑर्बिट्स में रहें। तो ये एमसीक्यू नंबर 18 का जवाब था। तो यहाँ पहुंच के एमसीक्यू कंप्लीट हुए, यहाँ तक के एमसीक्यू नंबर 18 तक।